राम राम एवरीबॉडी। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। एक्चुअल में ये टॉपिक हमें 2-3 दिन पहले लेना था। आर्टिकल्स हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हुए थे। तो आर्टिकल्स एक्चुअल में डिटरमिनर्स होते हैं। जिन साथियों को डिटरमिनर्स अभी पता नहीं है, मैं उन्हें बताऊंगा कि आप डिटरमिनर्स के कुछ टॉपिक्स सिंपल ग्रामर की बुक में पढ़ सकते हैं। आप किसी भी बुक से डिटरमिनर्स कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल दो हैं, ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल एक है, द। अब कोई डेफिनेट और इनडेफिनेट, ध्यान रखना है कि जो डिटरमिनर्स होते हैं वो किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफाइन का मतलब कौन सा नाउन कैसा है, क्यों है, कहां है, ये चीजें हमें आर्टिकल्स के बारे में पता चलती है। तो सिंपल से वर्ड्स हैं। देखा जाए तो आर्टिकल्स में 3 छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ए, एन और द। लेकिन देखेंगे कि ये 3 छोटे छोटे वर्ड्स, इनके यूजेस कहां तक जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये हमारी क्लास है और इसमें ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आई नो डैश स्टूडेंट। क्या रहेगा? आई नो डैश स्टूडेंट। ए रहेगा या द रहेगा? अगर ये स्टूडेंट डेफिनेट है तो इसमें द रहेगा। अगर ये स्टूडेंट इंडेफिनेट है तो ए रहेगा। अब ये स्टूडेंट इंडेफिनेट है तो इसमें हम लगाएंगे आई नो अ स्टूडेंट, क्योंकि डेफिनेट कोई भी नाउन कब होगा? जब उस नाउन के बारे में स्पीकर को और लिसनर को दोनों को इसके बारे में पक्का पता हो कि किस नाउन की बात हो रही है, वो डेफिनेट है। जब मैंने आपसे पूछा कि आप स्टूडेंट को जानते हैं क्या, तो आपको जब ये मुझे जवाब देंगे कि आई नो अ स्टूडेंट, तो मुझे नहीं मालूम कि इनमें से आप कौन से स्टूडेंट को जानते हैं। अगर ये मुझे मालूम है, अगर ये लिसनर को और स्पीकर को दोनों को मालूम है कि किस नाउन की बात हो रही है, तो इन दैट केस नाउन जो है, आर्टिकल जो है वो डेफिनेट यूज होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर नाउन इंडेफिनेट यूज होगा। अब इसकी दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लो ये क्लास है और उसमें एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे आई नो द स्टूडेंट। आई नो द स्टूडेंट, क्योंकि अब मुझे भी मालूम है, स्पीकर को भी मालूम है और लिसनर को भी मालूम है कि किस स्टूडेंट की बात हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। राकेश hit a cow with his bike. दूसरा, Rakesh preferred cow to camel. अब दो अलग अलग सेंटेंसेस है। राकेश हिट अ काउ विद हिज बाइक, राकेश प्रेफर्ड काउ टू कैमल्स। अब इसमें ए है और इसमें बिना किसी आर्टिकल के काउ आ गया है, और दोनों ही सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह ठीक है। देखते हैं कैसे। जब वो कहता है राकेश हिट अ काउ, तो ये जो आर्टिकल है ये डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि हमें श्योर नहीं है कि राकेश ने कौन सी गाय को हिट किया था। ये ठीक है कि कुछ गाय थी वहां पर, उसमें से राकेश ने एक गाय को हिट किया, लेकिन अब स्पीकर को तो मालूम है कौन सी गाय हिट किया, लेकिन लिसनर को या मुझे या आपको मालूम नहीं है, कि डेफिनेट नहीं है कि कौन सी काउ को उसने हिट किया। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट। अब दूसरे में राकेश प्रेफर्ड काउ टू कैमल। अब ये जो बात है वो किसी पार्टिकुलर काउ की बात हो रही है, और ये जो काउ है वो पार्टिकुलर नहीं है, ये जनरल काउ की बात हो रही है, जनरल काउस की। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि राकेश जो है कैमल से काउ को प्रेफर करेगा। अब ये काउ कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई भी काउ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां जो ए का प्रयोग किया गया है वो वन के लिए किया गया है, वन के लिए जो पार्टिकुलर है लेकिन इंडेफिनिट है, और यहां जो काउ है वो ऑल काउज के लिए प्रयोग किया गया है, जनरल है लेकिन ये भी इंडेफिनिट है।
तो दोबारा फिर समझें, पहले केस में राकेश ने अपनी बाइक से एक काऊ को हिट किया, वो पार्टिकुलर है लेकिन वो डेफिनेट नहीं है, क्योंकि राइटर को मालूम है कि वो काऊ कौन सी है, लिसनर को या रीडर को मालूम नहीं है कि वो काऊ कौन सी है, तो ये हो गया इंडेफिनेट। और इंडेफिनेट के लिए हमने क्या किया, इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया। इन सेकंड केस राकेश जो वो काऊ को प्रेफर करता है कैमल्स की बजाय। अब इसमें ये काऊ भी जो है वो क्या है, पार्टिकुलर नहीं है लेकिन इंडेफिनेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए और एन है वो वन और एनी की वीकर फॉर्म होते हैं। ए और एन वन और एनी की वीकर फॉर्म होते हैं। कैसे, यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, एक पार्टिकुलर काउ की, तो ये क्या वन के लिए हो गया। यहां पर वो कर रहा है सभी काउज की बात, तो यहां पर ये क्या हो गया, एनी के लिए हो गया, कि वो किसी भी गाय को एनिमल से प्रेफर करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राकेश प्रेफर्ड काउज टू कैमल्स। होप इट्स क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये आपकी एक्सरसाइज है और मैंने पूछा कि क्या आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सारे सम आते हैं, तो आप कह सकते हैं आई कैन सॉल्व एनी सम। आई कैन सॉल्व एनी सम। क्या आपने दूसरी लैंग्वेज में ये नहीं कह दिया आई कैन सॉल्व ऑल सम्स। भाई ये आपके पास कुछ सवाल है, आप इनमें से सभी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप कोई सवाल सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो आप दो तरह से कह सकते हैं, आई कैन सॉल्व एनी सम और आई कैन सॉल्व ऑल सम्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी वी नो विच वन या आइडेंटिफाइड नाउन की बात हो रही है, तो वो नाउन कौन सा होगा, डेफिनेट। अगर ऐसा कोई नाउन है जो आइडेंटिफाइड नहीं है, और आइडेंटिफाइड किसके द्वारा नहीं है, स्पीकर के द्वारा और लिसनर दोनों के केस में आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान रखें, ये जो ए और एन है ये दोनों क्या है, वन और एनी के वीकर फॉर्म है। अगर वो हमसे पूछता है नंबर, तो हमें वन का यूज करना पड़ेगा या टू का यूज करना पड़ेगा या जो भी है। अगर वो नंबर नहीं पूछता तो हम उसको एक ही तरह यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई हैव अ बुक। एक और देखते हैं, आई हैव अ फ्रेंड। आई हैव अ बुक, आई हैव अ फ्रेंड। तो क्या दोनों में ए ठीक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ फ्रेंड, क्या दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं? क्या सोचते हैं आप? डेफिनेटली दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा। क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस के मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। जितनी भी हमारे अब इसकी कंपटीशन क्लासेस होती हैं, कंपटीशन की ग्रामर का जो सिलेबस होता है उसमें एक वर्ड लिखा होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। और हम क्या करते हैं, इसी वर्ड को मिस कर जाते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का मीनिंग समझ सकते हैं तो हम बहुत से रूल को और बहुत से रट्टे लगाने की प्रक्रिया को अवॉइड कर सकते थे। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाते हैं, हम उसको लेते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि हमने एक मीनिंग को एज्यूम कर लिया और उसी मीनिंग को सेंटेंस के सारे कॉन्टेक्स्ट में हम उसी को यूज करते चले जा रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जबकि हमें इंग्लिश पढ़ना कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब सीधा हो गया कि इस सेंटेंस के कितने और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। इसको थोड़ा ऐसे समझें, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि मैंने एग्जांपल लिखा, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट with us. He used to play cricket with us in the morning.
इन द मॉर्निंग। तो कितने मीनिंग होंगे इसके? अगर हम सब्जेक्टिव हैं तो इसका एक ही मीनिंग है कि वो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था मॉर्निंग में। लेकिन अब इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं कि इसके मीनिंग कैसे चेंज होते हैं। पहले वो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था मॉर्निंग में, अब हो सकता है कि वो नहीं खेल रहा हो, हमारे साथ उसका भाई खेल रहा हो, एक मीनिंग। यूज्ड टू का मतलब पहले खेलता था, वो तब नहीं खेलता हो, अब वो हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। प्ले, पहले वो क्रिकेट खेलता था, अब खेलता नहीं है, बैठा रहता है, देखता है। क्रिकेट, अब वो हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलता, अब हमारे साथ फुटबॉल खेलता है। विद अस, अब वो क्रिकेट हमारे साथ नहीं खेलता है, किसी दूसरे फ्रेंड्स के साथ खेलता है। इन द मॉर्निंग, हो सकता है कि पहले वो मॉर्निंग में खेलता था, अब वो हमारे साथ क्रिकेट शाम को खेलता है। तो ये कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग्स देखिए चेंज हो गए हैं। ये है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, और इसी इंग्लिश की बात होती है सभी कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में। तो ध्यान रखें कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस के मीनिंग्स चेंज होते हैं, और हमें वो कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना है। जब तक हम लोग कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक ये मान के चलिए कि हम रट्टा लगाते रहेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन का। और एक बात और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इंग्लिश की ग्रामर में जो रूल्स होते हैं, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, हमें सब्जेक्टिव इंग्लिश में पड़े रहेंगे। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसमें अगर आप एक भी टॉपिक मिस करते हैं तो आप उस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को समझने में गलती कर रहे हैं, और इसी केस में क्या होगा कि हम रूल को रट्टा लगाना शुरू कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि हमने तैयारी बहुत अच्छी की होती है, हमने 10-12 पेपर्स सॉल्व कर दिए होते हैं, 15-20 बुक्स पढ़ लिए होते हैं, 5-6 कोचिंग क्लासेस ले रही होती है, और कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनमें से एक भी नहीं आता। कारण ये कि हमने सभी क्लासेस में अपनी तरफ से रूल्स के पीछे हम दौड़ते रहे, और जो चीज हमें पकड़नी थी वो चीज हम पकड़ नहीं पाए। तो जो सेंटेंस था हमारा, आई हैव अ बुक, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे आई हैव अ बुक, अब ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है, लेकिन कोई अगर ये पूछे हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, अब हमें क्या करना है, इस ए की जगह वन लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ए और एन जो होते हैं वन और एन की विकल्प फॉर्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो सीजीएल का है, अब इसको देखिए। क्वेश्चन ये था, वी हैव रिसीव्ड ओवर 1,000 applications for this post. We have received over 1,000 applications for this post. अब देखने में सेंटेंस ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब देखिए क्या होगा। ये जो जस्ट है ओवर है, अगर ओवर और अंडर का प्रयोग अमाउंट के लिए किया जाता है तो ओवर का मतलब होता है मोर देन, और अंडर का मतलब होता है लेस देन। जब वो कहते हैं कि हमने इस पोस्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव किए थे, तो वो बात करता है नंबर की, और नंबर की बात कर रहा है तो ये फिर ए गलत हो गया, यहां पर लगेगा 1। तो सीधा सीधा मीनिंग ये हो गया कि जो ए और एन होते हैं वो एक पार्टिकुलर अनडेफिनेट नाउन के लिए यूज करते हैं। ए और एन दोनों ही एनी और वन की वीकर फॉर्म होते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें अमाउंट के बारे में बात हो रही हो, नंबर्स की बात हो रही हो, तो हम वहां पर वन यूज करेंगे, अदरवाइज हम ए और एन यूज कर सकते हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो सपोज मैंने लिखा आई हैव फाउंड जस्ट एन एरर in this passage.
आई हैव फाउंड जस्ट एन एरर इन दिस पैसेज। तो अब ये जो जस्ट है, जस्ट अगर कहीं यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जस्ट किसके लिए यूज हो रहा है, वो किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहा है, किसी चीज को स्ट्रेस कर रहा है। और यहां पर स्ट्रेस किसको किया जा रहा है, नंबर्स को किया जा रहा है। अगर यहां पर नंबर को स्ट्रेस किया जा रहा है तो फिर एन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वन एरर इन दिस पैसेज। तो इसका मतलब साफ हो गया कि ए और एन जो होते हैं वो वन या एनी की बिगर फॉर्म होते हैं। और दूसरा ये हो गया कि ए और एन दोनों का प्रयोग हम किसी पार्टिकुलर इनडेफिनेट नाउन के लिए करते हैं। दूसरी बात, अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। अब इसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव रूप में देखते हैं। सब्जेक्टिव रूप हमने देखा, ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं, जब हम उसको पार्टिकुलर बनाते हैं या उसको कैटेगरी से अलग करते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं लिखूं अ नॉलेज इज पावर, और दूसरा सेंटेंस लिखूं ही हैड अ साउंड नॉलेज, he had a sound knowledge in this, he had sound knowledge in this field। सेंटेंस नंबर 1 में ए, ये नॉलेज और यहां भी नॉलेज। सेंटेंस फर्स्ट में ए लगा हुआ है और सेंटेंस सेकंड में भी ए लगा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि सेंटेंस फर्स्ट में ए जो है वो गलत है और सेंटेंस सेकंड में ए जो है वो ठीक है। अब दोनों ही नॉलेज के लिए है और दोनों एक गलत एक ठीक कैसे, देखिए ये जो नॉलेज है